नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने साथ जुड़ सकें। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने आप लोगों को एक यूनिट कंप्लीट करा दी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो आपकी यूनिट थर्ड है। अभी हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रखी है, क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज मैं आप लोगों को श्रोडिंगर की एप्लीकेशंस पढ़ाऊंगी। श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस की एप्लीकेशंस स्टडी करेंगे। इसमें आपके जो दिया हुआ है वो 1D बॉक्स, 3D बॉक्स और हाइड्रोजन एटम, इन तीन में ही आपके श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस की एप्लीकेशंस दी हुई है। आज हम जो पढ़ेंगे वो 1D बॉक्स पढ़ेंगे, फिर मैं आपको कंटिन्यू 3D बॉक्स पढ़ाऊंगी और फिर उसके बाद हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि आपकी फर्स्ट यूनिट है। इस यूनिट में मैं आप लोगों को बता रही हूं एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसमें हम पहली एप्लीकेशन पढ़ेंगे पार्टिकल इन ए वन बॉक्स, 1D बॉक्स। पार्टिकल इन ए 1D बॉक्स। देखो क्या क्या अजम्पशंस किए थे या क्या क्या माने थे, वो ध्यान से सुनना है हम लोगों को। ये माना कि कोई पार्टिकल है m मास का। मैं यहाँ पे साथ में डायग्राम बनाती हुई जाऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। m मास का कोई पार्टिकल है, ये कोई बॉक्स है जिसकी वॉल जो है इनफाइनाइट हाइट की है और a विड्थ की है। ये कोई बॉक्स है जिसकी वॉल जो है वो इनफाइनाइट हाइट है और a जो है ये विड्थ है। इसमें कोई पार्टिकल m जो है, जिसका मास m है, वो मूव कर रहा है। ये माना कि ये केवल x एक्सिस डायरेक्शन में ही मूव करेगा। ये यहां से इस डायरेक्शन में ही मूव करेगा, x एक्सिस डायरेक्शन में। जैसे ही इस वॉल के पास में जाएगा, इससे टकराएगा, टक्कर करने के बाद ये वापस रिटर्न हो जाएगा। और ये माना कि इस कोलोजन, जो ये वॉल के साथ जो कोलोजन हो रहा है, इस कोलोजन में एनर्जी चेंज नहीं होती है। टोटल एनर्जी चेंज ऑफ ए पार्टिकल इज नॉट, चेंज नहीं होती है। टोटल एनर्जी पार्टिकल्स की जो है वो चेंज नहीं होगी, केवल x डायरेक्शन में ही मूव करेगा। और ये जो पार्टिकल है ये इस बॉक्स के बाहर भी नहीं जाएगा। मीन्स इन जो वॉल जो है, इन वॉल को पेंटिरेट नहीं कर पाएगा, इनको वॉल को पार नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे भी साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और यहाँ पे भी साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। साई क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। साई क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। तो साई स्क्वायर को हम इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं। तो साई स्क्वायर 0 है तो साई भी क्या होगा, 0। मीन्स इस बॉक्स के बाहर, इस साइड ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, इन दोनों में साई की वैल्यू जो है वो 0 है। इसको मैंने x इक्वल टू 0 माना और यहाँ पे x इक्वल टू a, क्योंकि मैंने क्या कहा कि जो बॉक्स की लेंथ है, वो बॉक्स की जो लेंथ है वो a है।
ठीक है। अब देखो थर्ड कंडीशंस में साई जो है वो जीरो नहीं होगा, मीन्स इसका कोई फंक्शन होगा। हमें ये फंक्शन निकालना है साई एक्स, ये फंक्शन हमें कैलकुलेट करना है। उसके बाद ये कहा कि इनकी टोटल एनर्जी चेंज नहीं होगी, तो हमने अपनी सुविधा के अनुसार या इसमें अजम्पशंस किया कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है अंदर V, उसको जीरो मान लिया। क्या माना कि जो पोटेंशियल एनर्जी V होती है अंदर बॉक्स के अंदर, उसको जीरो मान लिया ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। सिर्फ इतना ही किया। तो ये थी इसकी अजम्पशंस। अब इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यूज करेंगे और उस श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को यूज करते हुए सबसे पहले इसमें एनर्जी निकालेंगे और फिर उसके बाद इसमें वेव फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे। क्या माना कि कोई एक m मास वाला कोई पार्टिकल है जो बॉक्स में केवल x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये जब वॉल से टकराता है तो उस कोलिजन के दौरान इनके टोटल एनर्जी चेंज नहीं होता है। और ये भी मान लिया कि इस बॉक्स के अंदर जो है टोटल एनर्जी चेंज नहीं होगा, तो ये माना कि इस बॉक्स में जो है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो मान ली कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए। फिर ये माना कि इस बॉक्स के लेफ्ट साइड और राइट साइड में इस पार्टिकल्स का अस्तित्व नहीं है, मीन्स ये पार्टिकल जो है बॉक्स के लेफ्ट और राइट साइड में मूव नहीं करेगा। ये केवल और केवल इस बॉक्स के अंदर ही करेगा, इस दीवार को पार नहीं कर पाएगा। तो जब ये इसके अंदर ही है तो इसके बाहर दोनों तरफ इसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो जीरो हो जाती है, क्योंकि हमने कहा कि वो है ही नहीं, है नहीं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो हो जाएगी दोनों तरफ। जब जीरो होगी तो साई वेव फंक्शन भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जब मैं बाउंड्री कंडीशंस लगाऊंगी तो मैं ये यूज करूंगी x इक्वल टू जीरो पे साई इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू a पे साई इक्वल टू जीरो। ये वाली बाउंड्री कंडीशंस हमें याद होनी चाहिए कि हमने क्या बाउंड्री कंडीशंस मानी है। चलो अब हम ये अजम्पशंस का यूज करते हुए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस का यूज करते हुए हम इसकी क्या निकालेंगे, सबसे पहले एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। चलो अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वन डायरेक्शन में ही ले रहे हैं तो केवल डेल एक्स वाली वैल्यू ही हम काम में ले रहे हैं। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई की स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू जीरो। इन ए बॉक्स के अंदर, इन ए बॉक्स के अंदर हमने क्या माना कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो है, मीन्स V की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या मान ली, जीरो मान ली। तो उस केस में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या हो जाएगी, बॉक्स के अंदर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई की स्क्वायर एम एच स्क्वायर। इसकी जगह मैं क्या वैल्यू रखूंगी, पुट जीरो, क्योंकि मैंने माना है कि बॉक्स में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है। कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए इस पार्टिकल्स में की कैलकुलेशंस आसान जो हो जाए इसके लिए अजम्पशंस किया गया है। सिर्फ इसका इतना ही मतलब है। ये क्या हो गया, E अंदर जीरो, E माइनस जीरो, E बना साई इक्वल टू जीरो। ये x डायरेक्शन में है इसलिए इस एनर्जी को E x से डिनोट करते हैं और साई के को भी x लगा देते हैं। बस इनका x सिंबल ये मतलब है कि ये x डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। चलो आगे, यहां तक इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशंस में ये जो वैल्यूज है इसको हमने अल्फा स्क्वायर नाम दिया। किसको मान लिया, अल्फा स्क्वायर वैल्यूज।
अल्फा स्क्वायर माना हमने 8 पाई की स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई एक्स। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 8 पाई की स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई एक्स का अंडर रूट। इस इक्वेशंस को नंबर, इसको 1, इसको 2 और इसको 3, ये आगे हमारे काम आएगी। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूं इक्वेशन नंबर 1 में, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 1। ये हमने सिर्फ माना है, अज्यूम किया है बस कि ये बहुत बड़े है, इसको लेके कैलकुलेट करना मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। तो सिर्फ इसीलिए कि एक बड़ा सा वैल्यूज है, मीन्स इसको बार बार इस फॉर्म में लिखना एक डिफिकल्ट फॉर्म है, इसलिए उन्होंने इसको छोटी फॉर्म में अल्फा स्क्वायर की वैल्यू मान ली। डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साई एक्स इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशंस को नंबर दे दिया हमने 4। इस इक्वेशंस को जब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हम सोल्व करते हैं तो इस इक्वेशंस का जो सॉल्यूशंस मिलता है हमें, अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक metric solution of equation 4। ट्रिग्नोमेट्रिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के आधार पे इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन डायरेक्ट याद करना है आप लोगों को। साई एक्स इज इक्वल टू होता है ए साइन अल्फा एक्स प्लस बी साइन बी कॉस अल्फा एक्स, जहां पे ए और बी आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, स्व इच्छा से माने गए कांस्टेंट हैं, जहां पे वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्री कांस्टेंट। इसका मतलब अब हमें इन ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस ए और बी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको कहा था अब हम यूज करेंगे बाउंड्री कंडीशंस। और बाउंड्री कंडीशंस हमारी क्या थी कि x इज इक्वल टू 0 पे साई इक्वल टू 0 होगा और x इज इक्वल टू a पे साई इक्वल टू 0 होगा। वो दोनों ही कंडीशंस मैं यहाँ पे अप्लाई कराऊंगी और मैं a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगी। चलो मैं अप्लाई करा रही हूं बाउंड्री कंडीशंस। इस इक्वेशंस को लिखा रहने दो। इस इक्वेशंस को नंबर दे दो आप 5। अप्लाई बाउंड्री कंडीशन। क्या अप्लाई कराई हमने, बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई कराई। एक बार मैं x इज इक्वल टू 0 साई इक्वल टू 0 वाली कंडीशंस, x इज इक्वल टू 0 पे साई की वैल्यू क्या हो गई हमारी 0 हो गई। वैल्यू पुट करो इस इक्वेशंस में, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड साई। इसकी वैल्यू x और साई की वैल्यू हम कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 में। इस वैल्यू इसमें पुट करेंगे और हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, a और b की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। x इक्वल टू 0 जब मैं पुट करती हूँ इस इक्वेशंस में और साई इक्वल टू 0 पुट करती हूँ तो यहां पे तो क्या आ जाएगा, इसकी जगह में 0 पुट कर दिया इक्वल टू a, इसकी जगह x की जगह में 0 पुट किया तो अल्फा इंटू एक्स मीन अल्फा इंटू 0, 0 ही बना मीन्स साइन 0
प्लस बी, और यहां पे भी वही अल्फा इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 0 तो ये 0, तो ये पूरा क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0, कॉस 0। अब हमें एक चीज ध्यान रखनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक में हमें ध्यान रखना है कि हमेशा साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। क्या ध्यान रखना है कि साइन 0 0 होता है और cos 0 1 होता है। ये वाली वैल्यूज अब हम यूज करेंगे, करो यूज। जैसे ही मैं ये वैल्यू यूज करूंगी क्या होगा, 0 इज इक्वल टू ए साइन 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस बी cos 0 की वैल्यू 1। मेरे पास क्या आ गया, तो 0 बन गया, मीन्स b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0। एक की वैल्यू तो हमने निकाल ली, बी की वैल्यू तो हमने निकाल ली, 0 है। अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास साई की वैल्यू क्या आ जाएगी, साई एक्स। देखो जो आपकी इक्वेशन थी ना, साई एक्स इज इक्वल टू ए साइन अल्फा एक्स प्लस बी कॉस अल्फा एक्स, उसमें मैं ये वैल्यू बी की वैल्यू पुट करूंगी तो बी की वैल्यू 0, मीन्स ये पूरा पोर्शन 0 तो हट ही गया। तो अब मेरे पास साई एक्स की वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई, ए साइन अल्फा एक्स। आपकी ये इक्वेशन थी ना, इस इक्वेशंस में हमने b की वैल्यू पुट की है। जैसे मैं b की वैल्यू पुट करूंगी, b क्या था 0, तो 0 इंटू में cos अल्फा x, किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई किया पूरा पोर्शन 0 बन गया, मीन्स ये तो इस इक्वेशन से हट गया। तो अब मेरे पास इक्वेशन क्या बची, साई एक्स इज इक्वल टू ए साइन अल्फा एक्स। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाओ, भाई बाउंड्री क्या थी, एक x इक्वल टू 0 थी और दूसरी क्या है, x इक्वल टू a है। तो अब मैं दूसरी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर रही हूं, अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस, कौन सी वाली, x इक्वल टू a पे साई इक्वल टू 0। यही कहा था कि उसके बाहर, बॉक्स के बाहर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, मीन्स ये जो पार्टिकल है ये बॉक्स से बाहर नहीं जाएगा, उसी बॉक्स में रहेगा। ठीक है, वो कंडीशंस मैंने यहाँ अप्लाई की कि जब x इक्वल टू a है उस टाइम जो वेव फंक्शन है वो आपका 0 हो गया। चलो आगे, ये वैल्यू जो है मैं इस इक्वेशंस में पुट कर रही हूं, तो देखो साई 0, साई तो 0 इज इक्वल टू ए साइन, ये क्या है अल्फा, अल्फा ये क्या है एक्स, एक्स की जगह मैं क्या वैल्यू पुट करूं, इनटू में ए, यही आया, यही वैल्यू आई। देखो 0 रख दिया साई की जगह, ए एज इट इज, साइन अल्फा एज इट इज, और एक्स की जगह क्या वैल्यू पुट की, मैंने ए पुट की। अब देखो ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, 0 इज इक्वल टू ए साइन अल्फा ए। अब इस 0 वैल्यू कब हो सकती है, जब या तो a 0 हो, मीन्स दोनों का मल्टीपल 0 कब होगा, जब उनमें से कोई एक वैल्यू 0 के इक्वल होगी, या तो a 0 हो या ये 0 हो। लेकिन हमने a और b आर्बिट्री कांस्टेंट माना, अब उसमें a एक तो b तो हमारा पहले से ही 0 आ चुका, तो a 0 नहीं आएगा। क्या ध्यान रखना है कि a और b दो आर्बिट्री कांस्टेंट थे, जिसमें से हमने b की वैल्यू पहले से ही 0 कर दी, b 0 है तो a 0 नहीं होगा। तो क्या है कि a तो 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि a क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट, बिकॉज a is arbitrary
कांस्टेंट, और जब दोनों ही कांस्टेंट यदि जीरो हो जाएंगे तब तो साई की वैल्यू ही जीरो हो जाएगी, मीन्स ए तो जीरो नहीं हो सकता। तो क्या कंडीशन हो सकती है कि साइन अल्फा ए जीरो हो सकता है। क्या कंडीशन है कि साइन अल्फा ए ये जीरो हो सकता है। और साइन की वैल्यू कौन से एंगल पे जीरो आती है, पाई के मल्टीपल पे जीरो आती है। क्या ध्यान रखना है आपको कि साइन की वैल्यू कौन से एंगल पे जीरो आएगी, पाई के मल्टीपल पे जीरो आएगी। पाई का मल्टीपल 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इस तरीके की पाई के ऊपर हमेशा साइन की वैल्यू जीरो होती है। तो ये जीरो तब बनेगा, ध्यान रहेगा, ये जीरो साइन जीरो कब बनेगा, जब साइन, ये एंगल की वैल्यू, ये एंगल ही तो है, ये थीटा ही तो है, इस थीटा की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाए, पाई के मल्टीपल, एन मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल हो जाए। तो क्या हुआ, अल्फा ए ये किसके इक्वल हुआ, एन पाई के। ये एन पाई कहां से आया वो मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया कि साइन जीरो तभी होगा जब थीटा की वैल्यू जो है वो पाई के मल्टीपल में हो, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल में हो। ध्यान रखना कौन सी चीज मैंने कहां से कैसे बताई है। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ले हम, इस अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर ले। अल्फा क्या आ गया आपके पास, एन पाई अपॉन ए। इस अल्फा का यूज करते हुए अभी तो मैं आपको सिर्फ एनर्जी ही कैलकुलेट करा रही हूं, इस अल्फा का यूज करेंगे हम और एनर्जी की ये रही वैल्यू, इस वैल्यू में पुट करेंगे और जैसे पुट करेंगे हम ई एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और हमारे पास साई की इक्वेशन आ गई ही, साई एक्स, जो कि कल मैं जब आपको वीडियो लेक्चर, दूसरा सेकंड वीडियो लेक्चर बनेगा उसमें आपको याद होना चाहिए कि साई एक्स कहां तक निकाल लिया अपन ने। साई एक्स इज इक्वल टू ए साइन अल्फा था, उस अल्फा की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर रही हूं, आपका ये था ना अल्फा एक्स, अल्फा एक्स में इस अल्फा की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर रही हूं, तो मेरे पास साई एक्स की वैल्यू आ गई ए साइन एन पाई अपॉन ए इंटू में एक्स, ये वैल्यू आ गई अभी तो। लेकिन इस वैल्यू में भी ए हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है, हमें इस ए को हटाना होगा और ए को हटाने के लिए एक पूरा डेरिवेशन है नॉर्मलाइज्ड कंडीशंस का। मैंने आप लोगों को क्वांटम के पोस्टुलेट्स बताए थे, तब कहा था कि साई जो होता है, वेव फंक्शन जो होता है वो वेल बिहेव्ड, कंटिन्यूअस और सिंगल वैलिड होता है, इसलिए ये नॉर्मलाइज्ड कंडीशंस को फॉलो करता है। उस नॉर्मलाइज्ड कंडीशंस को हम यहाँ पे फॉलो करवाएंगे और ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहां तक का पोर्शन हम कल की क्लास में करेंगे। अभी जो मैं सिर्फ आपको अब एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करवाऊंगी। देखो इसको हटा देते हैं, साई आपको ध्यान रहेगा ये वाली वैल्यू है, अब सिर्फ मुझे इस वैल्यू की यूज करना है। अल्फा क्या है, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट 8 पाई की स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई एक्स, ये और ये एक इक्वेशन ये है, इसको ए बोल दो, और ये इक्वेशन बी है। इक्वेशन ए और बी का एक साइड, अल्फा वाला साइड इक्वल है तो ये दूसरी अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे। किसी भी दो इक्वेशंस के एक साइड इक्वल होती है तो दूसरी साइड भी इक्वल होती है। तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, या कहें कि बी इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू इक्वेशन ए में पुट कर दो, यही है, पुट करो।
एन पाई अपॉन ए, ये किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट 8 पाई की स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई एक्स। मुझे इस अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में से मुझे इस अंडर रूट को हटाने के लिए इस इक्वेशंस का दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। इस अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशंस का दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर बोथ साइड, क्या होगा, एन पाई अपॉन ए, इसका होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट 8 पाई की स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई एक्स, और इसका भी होल स्क्वायर। इस अंडर रूट से ये होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी एन स्क्वायर पाई की स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। स्क्वायर खोल लिया मैंने, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 8 पाई की स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई एक्स। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, एनर्जी की वैल्यू। तो केवल एनर्जी को इधर रखो, बाकी पोर्शन को उठा के अपोजिट साइड भेज दो। तो जो अपॉन में था वो मल्टीपल में चला जाएगा और जो ऊपर मल्टीपल में था वो नीचे अपॉन में आ जाएगा। यही होगा, क्या होगा, एन स्क्वायर पाई की स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई की स्क्वायर एम किसके इक्वल हुआ, ई एक्स के इक्वल। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास एनर्जी की इक्वेशन आ जाएगी, ई एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर और यहां एन स्क्वायर, एच स्क्वायर एन स्क्वायर 8 एम ए स्क्वायर, यही बचा है। यहाँ पे देखो, आप वापस देख लो, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बच गया, एच स्क्वायर एन स्क्वायर, ये लिखा है मैंने एच स्क्वायर एन स्क्वायर, नीचे क्या बचा 8 एम ए स्क्वायर। ये हमने निकाल ली एनर्जी की वैल्यू। अब कल की क्लास में मैं आप लोगों को साई वेव फंक्शन कैलकुलेट कराऊंगी। उसके लिए हम ए की वैल्यू निकालना होगा हमें। उस ए की वैल्यू को निकालने के लिए मैं नॉर्मलाइज्ड कंडीशंस को फॉलो कराऊंगी। आज हमने 1D बॉक्स की एनर्जी कैलकुलेट की। एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आपने कंडीशंस, सबसे पहले हमने ये माना कि ये 1D बॉक्स में जो पार्टिकल मूव कर रहा है ये केवल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब ये दीवार से टकराता है, कोलिजन करता है, तो इसकी टोटल एनर्जी में चेंजेस नहीं होते हैं और ये उस बॉक्स के बाहर इसका अस्तित्व नहीं है। उस बॉक्स के बाहर ये नहीं जा सकता, मीन्स उसके बॉक्स के दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ साई की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। तो हमारी बाउंड्री कंडीशंस हमने अप्लाई की, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी। श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शंस वाली ही लिखी है हमने, 3D में नहीं लिखी है, तो केवल x वाली ही यूज की। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई की स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई। अब v हमने क्या कहा कि पूरे बॉक्स में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 होती है। पूरे बॉक्स में पोटेंशियल एनर्जी हमने कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए अपनी सुविधा से ये मान लिया था, ये उन्होंने माना था कैलकुलेट करने के लिए। तो v जो है वो 0 है, 0 है, तो उसको 0 करते ही हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बन गई थी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई की स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई एक्स साई इक्वल टू 0। इस इक्वेशंस को जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में सोल्व करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन आती है, साई इज इक्वल टू ए साइन अल्फा एक्स प्लस बी साइन बी कॉस अल्फा एक्स। अब इसमें ए और बी जो माने ये हमने अपनी इच्छा से माने गए कांस्टेंट थे। इन कांस्टेंट की वैल्यू को निकालने के लिए हमने बाउंड्री वैल्यू कैलकुलेट की, बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई की, और जब बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करते हैं तो बी की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाती है।
जब दूसरी बाउंड्री कंडीशंस में अप्लाई करती हूँ x इक्वल टू a पे, उस कंडीशंस में मेरे पास ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि साई की वैल्यू 0 तब भी हो सकती है जब a की वैल्यू 0 हो या साइन अल्फा x की वैल्यू 0 हो। उस कंडीशंस में मैं ये मानती हूँ कि भाई a तो 0 हो ही नहीं सकता क्योंकि b पहले से मेरा 0 हो गया था और a और b मेरे द्वारा माने गए दो कांस्टेंट थे। तो यदि दोनों ही कांस्टेंट 0 हो जाएंगे तो पूरी इक्वेशंस ही 0 है, फिर तो कुछ निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन 0 नहीं तो a 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब साइन अल्फा x की वैल्यू है वो 0 है। और हमें ट्रिग्नोमेट्रिक से ये पता होता है कि साइन 0 कब कब आता है। साइन 0 की वैल्यू उसी एंगल पे आएगी जिसमें पाई का मल्टीपल हो। इसलिए हमने साइन 0 जो अल्फा x था उसकी वैल्यू 0 तभी आ सकती है जब ये अल्फा x की वैल्यू जो है ये पाई का मल्टीपल हो। तो हमने n पाई मान लिया, उसको सोल्व करते हुए हमने अल्फा की वैल्यू निकाली, उस अल्फा की वैल्यू का यूज करते हुए हमने एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट की और ये एनर्जी है Ex इक्वल टू एच स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर। अब हम इसके आगे का पोर्शन कल की क्लास में देखेंगे। थैंक यू।